हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके की सीरीज़ में। इस स्टैटिक जीके की सीरीज़ का ये अगला पार्ट है और इसमें हम सामान्य ज्ञान जीके उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशल और आप किसी भी एग्ज़ाम जिसमें भी जीएस का पार्ट आता है उसके लिए है। ये पूरा एक प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसमें कुछ नए चेंजेस भी किए गए हैं ताकि नए क्वेश्चन भी आपके साथ ऐड हो सकें और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। और आपको करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ना है, कोशिश करनी है कि आप फटाफट आंसर दे पाएँ, है ना। पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। ये सभी बैचेस हैं, एक डेडिकेटेड बैच है जो उत्तराखंड पुलिस के लिए है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपने अपने हिसाब से आंसर फटाफट कर लेना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके। जिसमें पॉसिबल होगा हम उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर अप कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मिसलिनियस सब कुछ इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी में से ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में जो हम 1000 शताब्दी के आसपास का टाइम पढ़ते हैं उसमें महमूद गजनवी है जो एक लुटेरा है ना, जिसने लूटा है। तो उसमें सोमनाथ मंदिर की बात है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में, आप सभी जानते हैं। बोला फिर उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो आंसर हो जाएगा भीमदेव ने करवाया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सोमनाथ मंदिर को 1025-26 के आसपास, है ना, कई बुकों में 25 रहता है, 26 रहता है, वो मिड टाइम की एक बात होती है। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। शासक कौन थे? तो भीमदेव का नाम आता है। भीमदेव शासक रहे तथा इन्होंने क्या करा, मंदिर को पुराना दोबारा से जो था सही से पुनर्निर्माण करवाया। एक्सप्लेनेशन है, बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है? आपने देखा होगा हाल ही जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उनमें हमारा जो सेंसस होती है हर 10 साल में होती है। 2011 के बाद वो सेंसस 2021 में होनी थी जो नहीं हो पाई। लेकिन अब जैसे ही सामान्य स्थिति होगी तो जनसंख्या करवाई जाएगी, जनगणना होगी और आपको डेटा, नए डेटा मिलेंगे। तो पुराने डेटा से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि भारत की जो जनसंख्या रही है उसमें एक शताब्दी वर्ष ऐसा आया था, यानी कि 10 साल में होती है तो ठीक है, समझ रहे हैं आप। 10 वर्षों में एक दशक ऐसा आया था, माफ कीजिएगा, एक दशक ऐसा आया था जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी, है ना, नेगेटिव में रही थी। तो ये था 1911 से 21 के बीच का। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब जब पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा। देखो 1911-21 में ऋणात्मक रही थी, कितनी रही थी, तो -0.31 चली गई थी। इसका मतलब क्या है कि पिछले दशक के मुकाबले, मतलब पिछले जो जनगणना हुई थी उसमें जो उस समय की जनगणना रही वो कम हो गई, है ना, वो माइनस में चली गई, -0.31 हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्थी, ये वर्ड देख रहे होंगे, का प्रारंभ हुआ है ना। ये एसएससी लेवल का, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है और पीसीएस के प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। वास्तुकला में सुर्थी का प्रारंभ हुआ। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देखेंगे आंसर, जिनको नहीं मालूम है, कुषाणों का है। ठीक है, क्या था, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कुषाण काल के दौरान बने विभिन्न स्थापत्यों में सुर्थी के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे एवं 5वें स्तर में सुर्थी के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरे स्तर का समय 200 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी के अंत तक निर्धारित किया गया, जबकि 5वें स्तर का काल 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक माना गया। तो सुरती शब्द है, कुषाण शासकों से संबंधित रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन है, आर्टिकल 76 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे ही मैंने बोला, भारत का महान्यायवादी, है ना, इसे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये रहता भी प्रेसिडेंट की मर्जी से है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक ये अपनी पोस्ट रख सकता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उल गुलान महाविद्रोह, इस हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में बहुत सारे जनजातियाँ, ट्राइबल विद्रोह हुए हैं, उन्हीं में से एक विद्रोह होता है उल गुलान, जिसे महाविद्रोह भी कहा जाता है। ये किससे जुड़ा था? क्या ये संथाल से था, कच्छा नागा से था, कोल से था या बिरसा मुंडा से था, है ना। पहले भी ये क्वेश्चन कराया है। जिन्होंने मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ नहीं देखी है, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ ली है तो आप खुद से वो देखिए, आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वहाँ पर दोनों मिलेंगे। बिरसा मुंडा ने किया था, टाइम पीरियड था 1899 से 1900 के बीच।
ठीक है। तो संथाल विद्रोह होता है, कच्छा नागा है, कोल है, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह से संबंधित थे, ठीक है, 1899 से 1900। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लेखा वर्ष मतलब अकाउंट ईयर की बात की जा रही है कि अवधि क्या होती है। देखिए आरबीआई का है, आरबीआई के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2020 में एक रिकमेंडेशन इनकी थी, माना इन्होंने ऐसा कहा था कि हम अपना जो फाइनेंशियल फिजिकल ईयर है वो हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो चेंज करने वाले हैं, जब इस तरह से एक प्रोमिनेंट हो जाएगा और वो उसको लागू कर देंगे तो हम तब उसी की डेट मानेंगे। अभी फिलहाल हम पुरानी वाली जो 1 जुलाई से शुरू होती है, जो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पर ख़त्म होता है। इसी तरीके से होता क्या है कि 1 जुलाई 30 जून के बाद अगला फिर से 30 जून को ख़त्म, तो 1 जुलाई को फिर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये इनका अकाउंट ईयर होता है ना। फिलहाल ये कॉम्बिनेशन कौन सा बनाने वाले सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये वाला मार्च से अप्रैल से मार्च का, ठीक है, अप्रैल से मार्च का, कि मार्च पे एंड हो जाएगा, अप्रैल से शुरू करेंगे और सभी में यही रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन, माफ कीजिएगा नोट नहीं है, नोट है ये रुपए वाला, ठीक है। नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। रिजर्व बैंक जब आपको पता है मुद्रा जारी करता है, करेंसी जारी करता है, रिलीज करता है, ठीक है, तो बोला गया भाई कितना रुपए उनके पास होना चाहिए तभी वो उतना जो है स्वर्ण कोष के बारे में पूछा जा रहा है। गोल्ड का कितना रिजर्व उनके पास रहना चाहिए, कितने करोड़ रुपए में वो स्वर्ण कोष होना चाहिए ताकि वो उसको जारी कर पाए, ठीक है। इसका आंसर है 200 करोड़, 300 करोड़, 115, 85 में से कोई एक। देखिए 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए, सबसे बड़ी बात समझो, 200 करोड़ रुपए, इसमें से 115 करोड़ होना चाहिए गोल्ड, 115 करोड़ होना चाहिए गोल्ड, ठीक है। तो 85 करोड़ या तो फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी के रूप में हो जाए या इंडियन रुपी में हो जाए, फॉरेन में रहे तो डॉलर में रहे, जिसमें भी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल 115 करोड़ रुपए आपके पास गोल्ड होना चाहिए ना, 115 करोड़ रुपए नहीं, गोल्ड होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था और फिर से एक बार बता रहा हूँ। मान लीजिए एक गोला है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, पृथ्वी जैसा, ठीक है। इसमें कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। इसी में 0 डिग्री की एक रेखा होती है जो अक्षांश होती है, ठीक है। इस तरह से जो सीधी रेखा खींची जाती है मतलब लंबी लाइनें खींची जाती है, इनको अपन कहते हैं देशांतर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं देशांतर रेखा। तो इनको जब देशांतर रेखा कहते हैं तो एक देशांतर रेखा ऐसी ही है जिसको नाम दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। सबसे पहले तो वो देशांतर रेखा है, ठीक है, बीच में से तो 0 होती है। फिर एक रेखा इसी तरीके से आती है जो पूरे गोले पर घूम रही होती है, जिस तरह से आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा टेढ़ी भी है इधर बेरिंग जल संधि के आसपास, यहाँ से यहाँ पर मोड़ दी गई है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात वाटरफॉल की बात है, फिर से अगेन ज्योग्राफी से क्वेश्चन, इसकी किसकी सीमा पर स्थित है, क्योंकि मेरे को आपको ये पिक्चर के माध्यम से भी बताना था कि आप ये समझ पाएंगे। अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया देख पा रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ये ऑन्टेरियो है कनाडा का और ये न्यूयॉर्क है यूएसए का, ऑप्शन हो जाएगा ये। वाटरफॉल के बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है, वो यहाँ पर है। आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ग्रेट बैरियर रीफ से पहले भी क्वेश्चन आया, कहाँ पर स्थित है बताना है, किस ओशियन में है, आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मुश्किल करके भी पूछा जा सकता है। पूछा जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके किस साइड ग्रेट बैरियर रीफ है, क्या इस साइड है या इस साइड ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ पर है ना। तो प्रशांत महासागर में बात तो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया में। कई लोग ये भी जान रहे हो, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में है ये, है ना, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ पर है। तो देखो मैं आपको ये भी बता करके जाऊँगा कहाँ पर है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, पिक्चर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों की मतलब फर्टिलाइजर्स की बात की जा रही है, उनमें से 3 केमिकल्स हैं भाई साहब। 3 केमिकल्स अगर आप नहीं भी याद करते तो इस तरह से कर लो, है ना, नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस उसको कहते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने लिया है। सर्वोदय और भूदान आंदोलन कौन संबंध है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा। आचार्य विनोबा भावे कब स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, इस बारे में याद करो, अगर नहीं आ रहा है तो देखो, ये तुम्हारे काम की चीज़ है। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे संबंधित थे। इन्होंने भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, दोबारा याद कर लो, भूदान आंदोलन है, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया, कहाँ से किया, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से प्रारंभ किया था 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन, ठीक है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, ये एक स्टेटमेंट है, वह
बराबर वालों में पहला होता है, ये कहा जा रहा है ना। फर्स्ट अमंग ऑल, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। वह कौन है, कौन है वह, ये बताना है कौन है वो। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, विपक्ष का नेता है, निचले सदन का नेता है। देखिए पढ़ते सभी हैं, अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से, किस भाषा से लिखा गया है और उसके 4 ऑप्शन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर तमीज़ से आप समझें और प्यार से आपको समझ आए तो आप प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो होता है वो होता तो सांसद ही है ना, किसी ना किसी सदन का सदस्य होता है, लेकिन सरकार के मामले में वो उनमें पहला होता है। प्रधानमंत्री के लिए यह लाइन कही जाती है। आगे आते हैं, पेट्रोल। आपको पता है पेट्रोल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देखो ज़रा समझो, पेट्रोल की जो गुणवत्ता चेक की जाती है वो किससे अभिव्यक्त की जाती है? सिटेन संख्या से, स्वर्णांक संख्या से, ठीक है ये मिस हो गया होगा, स्वर्णांक संख्या से, योजित अनलेडेड यौगिक से, या ऑक्टेन संख्या से। सीटेन से, योजित से, स्वर्णांक से, या ऑक्टेन संख्या से, है ना, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इससे की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करनी है पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करनी है तो ऑक्टेन संख्या को हम चेक करते हैं, है ना। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, आगे आप सामान्य चीज़ को देख सकते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मालूम है, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा फैक्चुअल भी आती हैं चीज़ें, है ना। कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी, और कब की थी? तो हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। आसान बात है, समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। विटामिन डी अनिवार्य है, मतलब विटामिन डी क्या करता है? ये 4 बातों में है। आपको विटामिन डी का केमिकल नाम मालूम होगा, कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। 4 बातों में लिखा गया है कि विटामिन डी अनिवार्य है। आप देखिएगा इसमें से बहुत सारे लोग गलत होने वाले हैं, तो आपको समझना है कि चीज़ें कैसी हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए विटामिन डी क्यों अनिवार्य है? देखिए ये चारों बातें हो सकता है कि आपको सही ही लग रही हो, कोई गलत ना लगे, लेकिन इनमें कैसे सिलेक्ट किया जाता है? इनमें सिलेक्ट किया जाता है कि चारों बातों में से, आप समझ रहे हैं, चारों बातों में से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर रोल कौन सा प्ले करेगा, किस लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। तो अगर आप गलत हो रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आज आप कुछ नया सीख गए हो इस क्वेश्चन के मामले में। एग्जाम में गलत होने से अच्छा है कि वो यहाँ पर सीख जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम तथा फोस्फोरस का अवशोषण करना जो है विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। एसडीआर का फुल फॉर्म है। इस तरह के क्वेश्चन लगातार मैं ला रहा हूँ जो भी फुल फॉर्म से रिलेटेड है, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हो। तो आपको ध्यान देना है क्या हो सकता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, आईएमएफ के बारे में आपको मालूम होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उससे रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड ये संबंधित बातें हैं। देखिए एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति, मतलब एक किस्म से ट्रेजरी बिल जैसे आप समझते हैं ना, उसी चीज़ से चीज़ें हैं जो कि आईएमएफ, कौन? आईएमएफ के बारे में आपको बताया गया होगा। सदस्य देशों की आधिकारिक आरक्षित रिजर्व निधि के अनुपूरक के रूप में कार्य करता है। चीज़ें आसान है, समझ आ रही होंगी उम्मीद करता हूँ। पसंद आ रहा होगा तो सेशन को लाइक कर देना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुविख्यात चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यम शिवम सुंदरम, कई बार आपने देखा होगा, एक बिल्कुल अच्छा सा पिक्चर बना होता है, इसकी रचना किसने की थी? चित्र है ये सत्यम शिवम सुंदरम का। महेंद्र नाथ सिंह ने, नंदकिशोर शर्मा ने, शिवानंद नौटियाल ने, विश्वनाथ मेहता ने। तो क्वेश्चन देख करके आपको अच्छा लगेगा और आप अपने डेटाबेस में इसको ऐड भी कर लीजिएगा, मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, ऐसी उम्मीद की जाती है, ठीक है। बाकी ईजी क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हो, उनकी भी हम तैयारी करवाएंगे। बुकर पुरस्कार है, जैसा कि इसका नाम है बुकर प्राइज, तो ये बुक लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है। पूछा है जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? भाई साहब समझना, पहला पहला भारतीय आपसे नहीं पूछा है, पहला भारतीय आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है भारतीय मूल का। तो मैं आंसर तो आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन यहीं पर अगर पहला भारतीय पूछ लिया जाए तो अरुंधति रॉय हो जाएंगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। और बुक जो दिया मिला था 1997 में मिला था, वीएस नायपाल हो गए पहले भारतीय, ठीक है। इनका 1971 होगा शायद यार, ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। ये रहा 1971 है। इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको मिला था, किसको? बुकर प्राइज़, लिटरेचर के प्राइज़ में मिलता है पहले भारतीय मूल के। लेकिन मैंने आपको वहीं बताया कौन है, अरुंधति रॉय हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, अरुंधति रॉय फर्स्ट इंडियन है 1997 में, इन्हें बुकर प्राइज़ मिला है। आगे चलते हैं। इस
सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे, है ना, उनको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ताकि आपके डेटाबेस में ज़्यादा ऐड हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। आप हमारे ऑफलाइन बैचेज़ में भी इनरोल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।